तो साथियों, मेरा नाम है रितांश और मैं राजस्थान स्टेट सेक्रेटरी हूँ CPIML रेड स्टार का। अभी हाल में ही हमने जो है राज्य में काम शुरू किया है पिछले 3 सालों से। और एक बड़ा मुद्दा जो हम आजकल उठा रहे हैं वो ये है कि 1989 में मनु की मूर्ति लगा दी गई हाई कोर्ट में राजस्थान के। और जो मनुस्मृति के बारे में जानते हैं वो साथी जानते हैं कि निसंदेह ही पूरी तरह से संविधान विरोधी कदम है। और वो इसीलिए क्योंकि मैं उसमें बाद में आऊँगा, पहले इसका थोड़ा इतिहास बताता हूँ। बात यह है कि 1989 में कुछ लॉयर थे जो ज़्यादातर ब्राह्मणवादी अप्रोच रखते थे और इस तरह की मानसिकता रखते थे, जातिवादी मानसिकता रखते थे, और उन लोगों ने चुपके से हाई कोर्ट के अंदर मनु की मूर्ति लगा दी 1989 में। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दलित संगठन नाराज़ हुए, अम्बेडकरवादी नाराज़ हुए, उन्होंने उसको हटाने का प्रयास किया। तो उसके बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट के जज भी थोड़ा डर गए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया कि इसको हटाया जाए, लेकिन वो आज तक हटी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ऊपर एक स्टे मतलब लगा दिया गया, और वो कोर्ट में चलता रहा है लगातार। उसके खिलाफ जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ जो आए लोग, वो विश्व हिंदू परिषद के नेता जिनका नाम है आचार्य धर्मेंद्र, अभी पिछले महीने उनकी देहांत हुआ है, उनकी डेथ हुई है। आचार्य धर्मेंद्र वही व्यक्ति है जिसने बाबरी मस्जिद भी तोड़ने का काम किया था। आचार्य धर्मेंद्र वही व्यक्ति है जिसने बाबरी मस्जिद के अंदर तोड़ने का काम किया था, साथ साथ में गुजरात दंगों के अंदर भी भाषण दिए हैं, और लगातार सारे देश में सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ाने का काम किया। विश्व हिंदू परिषद के बड़ा नेता उनको माना जाता है, RSS के बड़ा नेता माना जाता है। तो उन्होंने जो है एक पेटिशन डाली कि इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, और तब से ही कोर्ट में केस अटका हुआ है। अम्बेडकर विचार मंच करके एक संगठन है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो हैं, उन सब जो हैं वो एक पार्टी हैं इसमें, और वो कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए। और दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी तथाकथित हिंदुत्व ताकतें जो हैं वो ये कह रही हैं कि इसको नहीं हटाया जा सकता। अब ये मुद्दा क्यों है, इसको हमको समझना चाहिए साथियों। ये मुद्दा सिर्फ एक मूर्ति का मुद्दा बात नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ स्टैचू। ये मुद्दा एक फिलॉसफी की बात है, एक विचारधारा की बात है। वो विचारधारा क्या है वो हमको समझना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग आजकल संघर्ष कर रहे हैं इस मुद्दे को, कि हम ये मांग कर रहे हैं पार्टी की तरफ से और अपने जन संगठनों की तरफ से, रेवोल्यूशनरी यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस मूर्ति को हटाया जाए। और हमारे साथ विभिन्न अम्बेडकरवादी संगठन और विभिन्न वामपंथी संगठन भी एक 25 दिसंबर को इस साल मतलब अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर में अगले साल 25 दिसंबर को जब मनुस्मृति दहन दिवस होता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी जिस दिन, उसी दिन हम प्रदर्शन करने वाले हैं इसके ऊपर। और उससे पहले हम कैंपेन चला रहे हैं, लोगों के अंदर जा रहे हैं और समझा रहे हैं कि मनुवाद क्यों खतरनाक है। अब वो बात मैं आपको अभी समझाता हूँ। बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है दोस्तों, बात एक विचारधारा की है, बात एक फिलॉसफी की है, एक दर्शन की है। और वो दर्शन क्या है? वो दर्शन ये है कि मनुवाद इस देश की जड़ों में, इस देश की आइडियोलॉजिकल जड़ों में हमको साफ देखने को मिलता है। वो ऐसे कि मनुस्मृति के पहले अध्याय में ये लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जांघों से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए, इसलिए शूद्रों का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना है। तो पहला अध्याय मनुस्मृति का ये कहता है। मनुस्मृति का एक अध्याय 8वें अध्याय में शूद्रों के बारे में ये लिखा है कि शूद्र अगर ऊंची जाति के व्यक्ति का नाम लेकर बात करे या उसको धर्म उपदेश दे तो उसको सजाएं मिलनी चाहिए। अगर नाम लेकर बात करे, बदतमीजी से बात करे, तो उसके मुंह में गर्म कील ठोक देनी चाहिए। अगर वो धर्म उपदेश दे ब्राह्मणों को या ऊंची जाति के लोगों को, तो उसके मुंह में गरम तेल डाल देना चाहिए, उसके कानों में गरम तेल डाल देना चाहिए। इस तरह की बातें लिखी हैं मनुस्मृति में। 8वें अध्याय में ये भी लिखा है कि स्त्रियों के पास यानी महिलाओं के पास और शूद्रों के पास संपत्ति का अधिकार नहीं है। उसी तरह 9वें अध्याय मनुस्मृति का ये महिलाओं के बारे में कहता है कि महिला बचपन में पिता के अंडर रहेगी, जवानी में वो उसको पति के अंडर रहना चाहिए, और बुढ़ापे में उसको लड़के के अंडर रहना चाहिए। उसी तरह 9वें अध्याय ये भी कहता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। महिला हमेशा परतंत्र रहे, और अगर वो स्वतंत्र हो गई तो 2 कुल का नाश होगा। इस तरह की अभद्र, घटिया, अमानवीय बातें जो हैं मनुस्मृति में लिखी है। और ये जो विचारधारा है, ये सिर्फ कोई किताब में लिखी विचारधारा नहीं है, ये हमारे समाज की विचारधारा है। ये हमारे 2000 साल में
2000 साल पहले जब मनुस्मृति ये लिखती है कि शूद्रों का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना है, तो आज अगर हम सेंसस का डेटा उठा के देखें और देखें कि इस देश में ST SC OBC ज़्यादातर मजदूर किसान हैं और इस देश में ज़्यादातर जो पूंजीपति हैं वो कौन से सवर्ण जातियों से आ रहे हैं, ये हमको देखना चाहिए। तो मनुस्मृति हवा में नहीं लिख रही है, वो एक प्रैक्टिकल रियलिटी है इस देश की जो 2000 साल से लगातार चलती आ रही है कि शूद्र अभी भी सेवक का काम कर रहे हैं और सवर्ण जो हैं वो मजबूत स्थितियों में है, कुछ पूंजीपति हैं और उसके अलावा ब्राह्मणवादी जो मानसिकता को आगे बढ़ाने वाला काम वो भी वही कर रहे हैं मेजरली। ऐसा नहीं कि सारे सवर्ण खराब हैं, ये नहीं कह रहे हम लोग, लेकिन मोस्टली जो मजबूत स्थितियों में है आज भी वो उन्हीं जातियों से आ रहे हैं जो मजबूत जातियां मानी जाती हैं, और जो बैकवर्ड स्थितियों से आ रहे हैं वो उन्हीं जातियों से आ रहे हैं जो ST SC OBC मुसलमान वो उसी जातियों से आ रहे हैं ज़्यादातर। तो ये आज की रियलिटी है और मनुस्मृति और मनुवाद जो है इस देश का वर्ग संघर्ष जो पूरा वहीं से आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ग संघर्ष है वो ऐतिहासिक तौर पे इस तरह डेवलप हुआ कि शूद्र वर्सेस सवर्ण जो आज तक चलता आ रहा है वो पूरी तरह से फंडामेंटली उसमें बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ शूद्र बने हैं पूंजीपति, कुछ शूद्र ऊपर आए हैं, ये बात सही है, लेकिन प्राइमरी तौर पे फंडामेंटली देयर हैज नॉट बीन अ डिफरेंस, कोई अंतर नहीं आया है फंडामेंटली। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो है भारत के संविधान के खिलाफ है। यहाँ भारत का संविधान जहाँ ये कहता है कि महिलाओं को, शूद्रों को, ब्राह्मणों को, आप किसी भी जाति के हो, आप संविधान के हिसाब से सामने एक हो, आप कानून के सामने एक हो, और आप चाहे कहीं से भी आपका वर्ग या जाति या महिला कोई भी आपकी आइडेंटिटी हो और या रीजनल आइडेंटिटी हो, वो सब संविधान में एक है, एक समान है। उसी तरह प्रियम्बल हमारे संविधान का कहता है कि ये देश समाजवादी है, ये देश लोकतांत्रिक है, ये देश सेकुलर है, लेकिन मनुस्मृति जो है ये इसके बिल्कुल खिलाफ है, ये बेसिक डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और ये सिर्फ हवा की बातें नहीं है दोस्तों, आज हमारे देश में हम ये देखते हैं कि जहाँ शूद्रों के बारे में इतनी घृणित बातें लिखी गई है, वहीं पर हमारे देश में लगातार हम NCRB का डेटा उठा के देखें, जो सरकारी आंकड़ा है कि ST SC एक्ट में कितने केस दर्ज होते हैं सालों में, तो 30 से 40 हज़ार और कई बार और भी ज़्यादा केस दर्ज होते हैं, जो लगातार शेड्यूल ट्राइब पे जो लगातार एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो मानसिकता जो है वो हमारे देश में बेस में भी है, सुपर स्ट्रक्चर में भी है। यानी हमारे प्रॉपर्टीड क्लास जो है वो ज़्यादातर सवर्ण है, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो मजदूरी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सरप्लस पैदा कर रहे हैं, उनके लिए वो ज़्यादातर शूद्र हैं। ये बात आज भी सही है। तो 2000 सालों में एक कंटिन्यूटी हमको देखने को मिलती है। हाँ, रप्चर भी है, हाँ बदलाव भी है, लेकिन फंडामेंटली वो चीज़ें बदली नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि मजदूर किसान जो है जिन जातियों से आ रहे हैं, वो मनुवाद ने वो डिफाइन कर रखा है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। और एक और बात जो इसमें जोड़ना चाहूँगा कि वो हमारा जो देश का पूंजीपति है और पूंजीवाद है वो भी ब्राह्मणवाद से क्लियरली जुड़ा हुआ है। हमारा देश में पूंजीपति, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो ज़्यादातर सवर्ण जातियों से आ रहे हैं, उसमें भी हम देखेंगे तो बनिया जाति से आ रहे हैं ज़्यादातर लोग पूंजीपति। तो और दूसरी तरफ जो ब्राह्मणवाद को कंट्रोल कर रहे हैं, आइडियोलॉजी को, वो ज़्यादातर ब्राह्मण जाति से आ रहे हैं, ये भी सच है। वो ज़्यादातर सवर्ण जातियों से आ रहे हैं, ये भी सच है। तो ये जिस तरह से वो कंट्रोल है समाज के ऊपर, ये जो है, इसलिए हमारा देश का पूंजीवाद जो है वो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी है, और ब्राह्मणिज्म इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया। और इसीलिए जब हम संघर्ष की बात करते हैं, जब वर्ग संघर्ष की बात करते हैं मार्क्सवादी होने के नाते, तो हमको इसको मद्देनज़र रखते हुए ये समझना होगा कि ज़्यादातर मजदूर किसान जिनको हम संगठित करेंगे वो पिछड़ी जातियों से ही आएंगे। इसके साथ साथ एक और बात, आज के समय में RSS जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, और वो सीधे बोल चुका है। गोलवलकर ने, जो RSS के मुख्य विचारक थे, उन गोलवलकर ने ये कहा कि मनुस्मृति हमारे लिए पूजनीय है। सावरकर ने कहा कि मनुस्मृति 5वां वेद है, चौथे वेद के बाद 5वां वेद है, और ये लोग मनुस्मृति को पूजते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। और इस बात को हमको याद रखना चाहिए कि मनुस्मृति जो है उनके लिए पूजनीय है, और वो ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एक कॉरपोरेट मनुवादी राज स्थापित करे, और संविधान की आड़ में नहीं, मनुस्मृति को लागू करके वो चाहते हैं संविधान को हटा दिया जाए और मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, उनका खुद का जो अखबार है, ऑर्गेनाइजर, उसने आज़ादी के बाद 1947 में जब हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हमको आज़ादी मिली, उसके बाद उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। तो इसीलिए ये मनुवाद का जो कैंपेन हम राजस्थान में, जयपुर में कर रहे हैं, ये ना सिर्फ
इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है, बल्कि आरएसएस का जो फांसीवाद है और जो लगातार मनुस्मृति को और मनु की स्पिरिट को लागू करने का जो विधान है उसके खिलाफ भी है वो संघर्ष। और हमको ये समझना होगा कि आरएसएस इसको पूजनीय मानता है, दस्तावेज को इसको लागू करना चाहता है, और ये कोई हवाबाजी नहीं है। वो मनुस्मृति और मनु का एसेंस तो पहले से ही समाज में है, लेकिन ये और भी मजबूत तरीके से उसको लागू करना चाहता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष था, जो कम्युनिस्टों का संघर्ष रहा है, जो इस देश में जनवादी लोगों का संघर्ष रहा है, उसमें जो भी संविधान में हमको कुछ राहतें मिली पिछड़ी जातियों को और बाकी महिलाओं को वगैरह, वो सब भी छीनना के काम आरएसएस करना चाहता है मनुस्मृति को लागू करके। तो वो लगातार आप देखिए वो कैसे लागू कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि आज के समय में, जैसे मैंने कहा, मजदूर किसान तो वैसी पिछड़ी जातियों से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सारे पूंजीपतियों को संपत्ति दी जा रही है, एक एक करके प्राइवेटाइजेशन करते जा रहा है। उसके अलावा जो कास्ट एट्रॉसिटीज़ और महिलाओं की एट्रॉसिटीज़ की मैंने बात करी है, तो इसमें मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। इसी तरह से हमको इसलिए हमको मनुवाद के खिलाफ संघर्ष को तेज़ करना है, और जब हम मनुवाद को अटैक करेंगे तो सीधे सीधे आरएसएस के खिलाफ भी होगा और इस देश के पूंजीवाद के खिलाफ भी होगा। तो हम आप सभी को लाल सलाम पेश करते हैं।